एक ही है, मैग्नेट एक ही है। सीधी मैग्नेट बनाने की बजाय वो जो सीधी मैग्नेट है उसी को हमने घुमाकर ऐसा कर दिया। ऐसा होता है कि जब भी हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। एक तो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है इन दोनों के बीच में एयर गैप कितना है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि मैग्नेट की लेंथ को जैसे जैसे हम बढ़ाते रहते हैं उसका मैग्नेटिज्म बढ़ता चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक नॉर्मल मैग्नेट की बात करें, ठीक है, हालांकि डिटेल में मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर में करूँगा। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये कहा जाता है कि अगर मैग्नेट का जो लेंथ है उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, और ये भी कहा जाता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का एयर गैप जितना कम होगा उतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो एक नतीजा उसका निकाला गया कि हॉर्सशू टाइप मैग्नेट बना दीजिए। वो कैसे बनेगी कि मैग्नेट को करो जितना लंबा करना, तो लंबा करते करते मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन जितनी बढ़ रही है ना उतनी घटती भी जा रही है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का एयर गैप बढ़ रहा है मैग्नेट की लेंथ बढ़ाने से। तो हम क्या करते हैं, उसको लंबा करने के बाद में फिर ऐसे ना घुमा देते हैं। घुमाने से क्या होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का एयर गैप कम हो जाता है और लेंथ भी जितनी आप चाहते हैं उतनी आप बढ़ा पाते हैं। तो अगर इसको खोल कर देखेंगे तो बहुत लंबी मैग्नेट हो जाएगी। तो इसको घुमाया इस वजह से जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये पर्टिकुलर डिज़ाइन है, ये जानबूझकर करा जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, ताकि एयर गैप कम से कम रहे। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिएगा कि जो चीज़ हमने ऊपर से देखी थी, तो आप पेज नंबर 35 पर अगर देखेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बस ये एक कर्व इधर से दिखाई दे रहा है और एक कर्व इधर से दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ से कर्व और कर्व दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से अगर देखेंगे तो एक कर्व ऐसे और एक कर्व ऐसे दिखाई देगा, और सामने से जो चीज़ सिलेंड्रिकल दिखनी चाहिए वो ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगी। तो हमको सर्कुलर दिख रहा था इससे पहले वाले डायग्राम में। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सामने एक छोटा सा सिलेंडर बना दूँगा। ये हमने एक सिलेंडर बना दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ऐसे, ठीक है। छोटा ही सिलेंडर होता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर है, छोटी सी डिवाइस है, ठीक है। एक छोटे से मैच बॉक्स, जो बड़ी वाली जो मैच बॉक्स होती है, बड़ी मैच बॉक्स देखिए ना, है ना, तो लगभग मोबाइल के साइज़ की होती है। तो जो बड़ी मैच बॉक्स है लगभग उतने साइज़ का एक गैल्वेनोमीटर होता है। तो उसी के अंदर ये मैग्नेट भी आ जाएगी घूम के, उसी के अंदर ये सिलेंड्रिकल कोर भी आ जाएगा। तो सिलेंड्रिकल कोर ऐसे हमने बनाया, और इसमें क्या होता है कि इसमें ज्वेल बियरिंग लगाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बारीक सा होल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वॉच होती है ना, जो एनालॉग वॉच होती है जिसमें नीडल्स होती हैं, तो वो जो नीडल्स घूमती हैं उनको कोई बहुत टाइट स्ट्रॉन्ग पेज से कसा नहीं जाता, उसको बस टिका दिया जाता है, उसको पाइवट पर टिका दिया जाता है। तो पाइवट जो मैग्नेटिक होती है, मतलब वो थ्रू आउट द लाइफ उसके साथ चिपकी रहती है, क्योंकि अगर उसको स्क्रू से टाइट कर दिया जाएगा तो वो फ्रीली घूमेगी कैसे। तो इसलिए ताकि ये फ्रीली घूमता रहे, तो यहाँ पर एक पॉइंटर होता है। वो पॉइंटर यहाँ पर मामूली सा होल होता है, छोटा सा होल, उसको ग्रूव बोल देते हैं, GROOV ग्रूव। उस ग्रूव के अंदर बस इसको फिक्स कर दिया जाता है ताकि ये घूम सके आसानी से। ऐसे ही यहाँ पर एक टर्न, एक दूसरा टर्न, और ये जो है ऊपर कुछ इसी तरीके से ये ग्रूव ऊपर भी लगा रहता है, वहाँ पर ये फिक्स रहता है ताकि ये इजीली रोटेट हो सके इस तरीके से। और फिर इसके साथ में कनेक्टेड क्या होता है, इसके साथ में कनेक्टेड होता है एक पॉइंटर, और यहाँ लगा रहता है एक स्केल। इस तरीके से तो जितना ज़्यादा ये नंबरिंग कर दीजिए आप, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये स्केल हो गया, ये पॉइंटर हो गया, इसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग इसलिए क्योंकि ये जो टर्न्स इसको दे रखे हैं ना, तो जब ये लिपटते हैं तो उसके बाद जब करंट आना बंद हो जाता है तो फिर ये लूजन हो जाते हैं, वापस अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। तो जब भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं तो नीडल जितनी आगे बढ़ी होती है, नीडल उतनी पीछे आ जाती है, ठीक है, रेस्ट में आ जाती है। अच्छा, और
ये जो बीच में हमने बनाया है इसको शेड कर देते हैं ऐसे, इसको बोल देते हैं सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। जो डिवाइसेस हैं ना, डिवाइसेस बहुत कम है आपके सिलेबस में। एसी जनरेटर है, एक ट्रांसफार्मर है, एक ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। उधर जब रे ऑप्टिक्स करेंगे तो रे ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप आएगा और आपका माइक्रोस्कोप आएगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो 4-5 डिवाइसेस हैं, इन 4-5 डिवाइसेस की जरा प्रैक्टिस कर लेना पेंसिल से बनाना, ठीक है ना। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये चीज़ पूछी जाएगी, इनका कंस्ट्रक्शन। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। आगे चलते हैं, इसको बोल देते हैं एयर स्प्रिंग, इसको बोल देते हैं ज्वाइंट बियरिंग। ज्वाइंट बियरिंग का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ सोना चांदी टाइप का कोई मतलब आभूषण है। ज्वाइंट बियरिंग का मतलब है कि ये इतनी सावधानी से बनाया जाता है, इतने मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया जाता है जैसे ज्वेलरी बनाई, ठीक है। कहीं जरा सा भी अगर इधर से उधर हुआ तो इसकी सेंसिटिविटी पर फर्क पड़ जाएगा मूविंग कॉइल या मैग्नेटोमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इंपॉर्टेंट डिवाइस इस वजह से है कि इस पर आदमी रिलाई करता है और रिलाई करने के बाद फिर जो लाइव वायर है वो उसको छू लेता है, ठीक है ना। ये रिलाई करेगा, उसने देखा कि अगर इसमें ये हिला ही नहीं है, इसका पॉइंटर हिला ही नहीं है, वायर को अटैच करने के बाद पॉइंटर नहीं हिला है, तो वो समझ जाएगा कि वायर के अंदर करंट नहीं है। तो अगर ये सेंसिटिव नहीं है और इसने ज़रा सा भी मोशन मतलब मूवमेंट नहीं दिखाया तो वो तो समझेगा ना कि इसके अंदर करंट नहीं है, और छूने के बाद सच से सामना हो जाएगा उसका कि ये क्या हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, और दोनों तरफ एक यहाँ पर और एक यहाँ नीचे, ये होते हैं टर्मिनल्स, ये होते हैं टर्मिनल्स। कभी कोई कंप्यूटर रिपेयर शॉप हो या कभी कोई टीवी रिपेयर शॉप हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग वाली शॉप हो, वहाँ पर जाकर देखना तो वहाँ पर ये छोटे छोटे गैल्वेनोमीटर, छोटे छोटे, अब आजकल गैल्वेनोमीटर नहीं आते हैं, मल्टीमीटर आते हैं। उस मल्टीमीटर में अमीटर भी होता है, वोल्टमीटर भी, गैल्वेनोमीटर भी, सारे मीटर्स उसी के अंदर होते हैं। तो उसके अंदर ना प्लास्टिक के 2 हैंडल लगे रहते हैं बारीक बारीक से, जैसे पेन होता है, ठीक है, और आगे पॉइंट्स लगे रहते हैं। तो उसको ना वो जो टेक्नीशियन होता है वो टच कर करके देखता है कि किस में कितनी वोल्टेज आ रही है, किस में कितना करंट है, वो चेक करता है। तो वो जो डिवाइस है वो यही है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये दो उसके ना टर्मिनल्स हो गए, वो जिसको वो टच करके देखता है। जहाँ पर भी जिस भी डिवाइस में देखना है करंट, तो ये दोनों टर्मिनल्स वहाँ टच करके देख लिए ये करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। हाँ, स्कूल में भी आजकल ना मल्टीमीटर ही रखने लगे, गैल्वेनोमीटर में मिलते नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो बेकार की हैं, मतलब सिलेबस में है, ठीक है, पढ़ना पड़ रहा है। अब गैल्वेनोमीटर, सिर्फ गैल्वेनोमीटर पढ़ना वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है। मल्टीमीटर आ गया, मल्टीमीटर में ही सारी चीज़ें होती हैं, वो भी डिजिटल आ गए हैं, या एनालॉग ही बता रहे हैं, अभी तक पॉइंटर ही चला रहे हैं, ठीक है। तो और जब आप में से जो भी बच्चा आगे फ्यूचर में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना चाहेगा तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए कंप्यूटर्स की नॉलेज रखना और माइक्रो प्रोसेसर की नॉलेज रखना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर पर ही बेस्ड होती है जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं। कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर ये पॉइंटर ही हल्का सा आगे जा रहा है तो फिर नंबर बढ़ना चाहिए आगे 1.5, 1.6, 1.7, मतलब ताकि एक लेमन आदमी भी वो भी पढ़कर बता सके कि हाँ इसमें इतना करंट आ रहा है या इसमें इतनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। ये सिस्टम जो है धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में आप ना इसको रटना मत, जितना ये इतनी थ्योरी लिखी हुई है इसको रटना मत। इसमें कुछ 4-5 पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे। एक तो डायग्राम जो है वो थोड़ा सफाई से बनाना, ठीक है। डायग्राम सफाई से बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन के कुछ 4-5 पॉइंट्स, जैसे मैंने ये एरो लगा कर लिखा है, वैसे ही आप पॉइंट्स बना कर लिखें। कहानी लिखोगे तो टीचर कहानी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तुरंत पन्ना पलटता है, और कहानी लिखने में आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है पेपर में, ठीक है। तो आप जब पॉइंट्स बना कर लिखोगे तो एक एक लाइन का होगा, 5-6 पॉइंट्स आपने कंस्ट्रक्शन के लिख दिए, टीचर के लिए बहुत है, वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, उसने लिख रखा है। तो उसमें लिखे, जैसे पहला पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन अ लाइट नॉन मैग्नेटिक मेटालिक एल्यूमिनियम फ्रेम, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम फ्रेम जो है, एल्यूमिनियम फ्रेम होता है इसका पूरा का पूरा, जिसका ही बना होता है, उसके अंदर इसको बनाया जाता है। एल्यूमिनियम क्यों रखा जाता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम क्यों लिया जाता है? 4 डिवाइसेस मतलब 4 मटीरियल है जिसका फ्रेम कभी भी नहीं बनाया जाएगा। एक तो आयरन का, एक स्टील का, एक कोबाल्ट का और एक निकल का। उसका रीज़न क्या है? पता चला वो इस मैग्नेट को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, भाई वो चारों मटीरियल मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है ना। तो उन मैग्नेटिक मटीरियल्स को छोड़कर आप कोई भी डिवाइस, कोई भी आप मटीरियल यूज़ कर सकते हैं।
एल्यूमिनियम इस वजह से रखा जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है, ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी साइज़ में छोटी है और कितनी हल्की है, वज़न में कितनी हल्की है। आप कहोगे कि नहीं तो मैं कॉपर लगाऊंगा, अरे कॉपर तो यार पहली चीज़ तो वो कंडक्टर है। कॉपर को कोई छुएगा, पता चला कुछ हल्का फुल्का कहीं करंट का लीकेज हो गया तो उसको झटका लग रहा है, ठीक है। दूसरा जो है, अब कहेंगे जो कंडक्टर है वो तो एल्यूमिनियम भी है पर कॉपर से थोड़ा हल्का कंडक्टर है। दूसरी चीज़, वेट बहुत हल्का होता है, इसीलिए एरोप्लेन भी पता होगा आपको, एरोप्लेन भी इसीलिए एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, मजबूत होता है और लाइट वेटेड होता है। अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो फ्रेम है उसका वो एल्यूमिनियम का, तो पहले पॉइंट पे आपने ये मेंशन कर दिया। कहानी नहीं पढ़ना चाह रहा है टीचर, कहानी आप समझेंगे, उसके बाद लिखोगे उतना जितना टीचर पढ़ना चाह रहा है, बस, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, द टू एंड्स ऑफ द एक्सल ऑफ दिस फ्रेम आर पाइवटेड बिटवीन टू ज्वाइंट बियरिंग्स। तो जो दो एंड पॉइंट्स है एक्सल के, उसको दो ज्वाइंट बियरिंग, एक ये हो गया और एक ये हो गया, उसके बीच में पाइवट करा जाता है। पाइवट करने का मतलब होता है पिरोया जाता है, ठीक है, जैसे माला पिरोई जाती है वैसे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा है, द मोशन ऑफ द कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग्स ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ठीक है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज ये जो शब्द है इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। हाईलाइटर तो अलाउड नहीं होता, अंडरलाइन कर देना इसको, कि वो जो हेयर स्प्रिंग बनाई जा रही है ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनाई जा रही है, ठीक है। क्यों बनाई जाती है फॉस्फोर ब्रॉन्ज की? क्योंकि फॉस्फोर ब्रॉन्ज की जो इलास्टिसिटी है और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जैसे कॉपर का वायर है, एक बार घुमाया फिर छोड़ा, दूसरी डायरेक्शन में घुमाया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 15-20 बार घुमाओगे वायर ही टूट जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज इस वजह से लिया जाता है कि भाई कम से कम गैल्वेनोमीटर किसी बंदे ने खरीदा 10-15 साल तो चल जाए, क्योंकि उसका पॉइंटर बार बार हिलेगा तो ये बार बार ऐसे ट्विस्टिंग आएगी। ये जो वायर है ना फॉस्फोर ब्रॉन्ज का, इसमें ट्विस्टिंग आएगी, तो वो ट्विस्टिंग आकर बार बार में लूजन अप होकर खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, इसलिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बनाया जाता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स आपके हो गए। पहला पॉइंट ये है कि उसका जो फ्रेम है, फ्रेम किसका बनाया जाएगा? एल्यूमिनियम का। दूसरा पॉइंट जो है कि जो इसके एक्सल हैं दे आर पाइवटेड बिटवीन टू ज्वाइंट बियरिंग्स। और तीसरा जो है, जो हेयर स्प्रिंग बनाया जाएगा दैट विल बी मेड ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, द इनर एंड्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर सोल्डर्ड टू द टू एंड्स ऑफ द कॉइल एंड द आउटर एंड्स आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रू। जो इनर एंड हैं वो कॉइल के साथ में सोल्डर करे जाते हैं। जो ये कॉइल है, कॉइल के साथ में देखिए एक इधर, ठीक है, इधर सोल्डर कर दिया और एक इधर सोल्डर कर दिया, तो इनर एंड्स जो है वो तो कॉइल के साथ सोल्डर करे जाते हैं, और जो आउटर एंड है वो बाइंडिंग स्क्रूज के साथ सोल्डर करे जाते हैं। तो बाइंडिंग स्क्रूज कौन से? जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है हेयर स्प्रिंग और ये जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ में सोल्डर करे जाते हैं। सोल्डरिंग जानते हैं? सोल्डरिंग का मतलब क्या है कि सोल्डरिंग जानते हैं नहीं जानते? अच्छा, तो शायद फिजिक्स लैब में नहीं करवाया होगा, मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है कि जो जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अब वो ज़माने ख़त्म हो गए कि एक रेसिस्टर को जोड़ा जा रहा है, रेसिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। RLC, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये 3 पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्लीट होती है। तो वो जब बनाया जाता है ना, तो उसके अंदर पेज से नहीं कसा जाता। अब क्या करा जाता है, अब एक ना फ्लक्स वायर बोलते हैं, मैं उसका ना डिवाइस का वो भूल गया, उसका केमिकल फार्मूला क्या, फ्लक्स वायर होती है। अगर किसी कंप्यूटर शॉप पर आपने देखा हो तो छोटी सी ना जैसे रील होती है, कपड़े की जैसे धागे की जो रील होती है, ऐसा होता है, उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे सिल्वर के कलर का वायर हो, बहुत बारीक सा वायर है, वो लिपेट कर रखा हुआ होता है। और वो बंदा क्या करता है, उसको कोई रेसिस्टर ज्वाइन करना है तो एक तो यहाँ पर वो गोल सा वो लगा लेता है, लेंस लगा लेता है, जो वो देखा ज्वेलरी शॉप पर देखा कभी जाकर, वो आँख पर एक ब्लैक सा लगा लेते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, यहाँ फिक्स कर लेते हैं, वो चिपक जाता है यहाँ पर, तो छोटी चीज़ जो है उसको बड़ी दिखने लगती है, ठीक है। और वो लगाने के बाद में वो हल्का सा वो धागा लाते हैं और एक होता है सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं उसको, तो वो उसको जो वायर होता है उसको गर्म करता है, वो वायर गर्म होकर दोनों वायर्स को पिघला देते हैं और दोनों चिपक जाते हैं। अब वो इतना मजबूत हो गया तो पेज भी जितना मजबूत होगा उससे ज़्यादा वो मजबूत होगा। सोल्डरिंग इसको करना है। तो सोल्डर करने से क्या होता है, डिवाइस जो है हल्की बनी रहती है, वेट उसका कम होता है। नहीं तो अगर मान लीजिए पूरे डिवाइस में आपने 15 पेज यूज़ कर दिए, 15 तो नहीं 16 होंगे, पेयर में होते हैं पेज यूज़, तो अगर 16 भी आपने पेज यूज़ करे तो वज़न बढ़ गया। तो कोशिश करी जाती है कि चीज़ों को हल्का करा जाए। मोबाइल फ़ोन में सोल्डरिंग भी आजकल ख़त्म हो गई, आजकल फैब्रिकेशन करा जाता है। एक डिवाइस को दूसरी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट पर लगाया और एक गन होती है, उस गन से उसके ऊपर चालू कर देते हैं तो वो उसको पिघला कर चिपका देती है आपस में, इस तरह से ज्वाइन हो जाता है।
तो वो आगे की चीज़ है, उसको छोड़िए। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, द स्प्रिंग्स प्रोवाइड द रीस्टोरिंग टॉर्क एंड सर्व एज करंट नीड्स। तो जो स्प्रिंग्स हैं वो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। घूमने के बाद में जो स्प्रिंग्स हैं उसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क होती है, तो वापस नीडल को वहीं अपनी पोजीशन पर ले आता है। उसके बाद a light aluminium pointer attached to the coil measures its reflection on a suitable scale called linear scale। तो जो हम पॉइंटर बनाएंगे वो भी लाइट बनाएंगे, एल्यूमिनियम का बनाएंगे। एयर स्प्रिंग्स क्या करते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। तो ये 6-7 पॉइंट्स आपने लिख दिए, आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। टीचर के पास ये नहीं रखा जो सारा कुछ पढ़ेगा, उसने इतना देख लिया, उसने 6-7 पॉइंट्स देख लिए, उसको समझ में आ गया और 6-7 पॉइंट्स में वो नज़र डालेगा। ये नहीं कि उसमें कहानी लिख कर आ रहा है माय नेम इज़ दिस एंड माय नेम इज़ दैट, है ना, वो भी लिख कर आ सकता है। तो वहाँ पर उससे रिलेटेड आपको चीज़ें लिखनी है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा थोड़ा बहुत जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो, जैसे ये वाला है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेरिवेशन लंबा चौड़ा नहीं। अब देखिएगा आगे, A cylindrical soft iron core is mounted symmetrically between the concave poles of the horseshoe magnet. This makes the lines of force pointing along the radii of a circle. Such a field is called a radial field. ठीक है, तो कर्व कॉन्केव पोल्स हैं, कॉन्केव पोल्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई ऐसी सरफेस है ना, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल ऐसे है, नॉर्थ और साउथ ऐसे है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर निकलती है, परपेंडिकुलर जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरह से। कर्व में है तो कर्व में क्या होगा, कोई भी कर्व सरफेस है उस पर भी परपेंडिकुलर ही होगी, लेकिन वो परपेंडिकुलर बनती कैसे। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर की बात करेंगे, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ये जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसे जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर अगर नॉर्मल बनाएंगे तो ऐसे 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 किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होती हुई नजर आ रही है, ऐसे फील्ड को बोलते हैं रेडियल फील्ड। ऐसे फील्ड को बोलते हैं रेडियल। क्यों? क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि रेडियल लाइन से, जैसे कि एक जगह आकर जुड़ने वाली लाइन से, रेडियल लाइंस, जैसे कि अगर इनको ज्वाइन करा जाए तो एक सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो दीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर लुकिंग लाइक रेडियस ऑफ अ सर्कल, इसीलिए इसको रेडियल फील्ड बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो कॉन्केव पोल्स बनाने का हमारा जो पूरा पर्पस है वो ये है ताकि मैग्नेटिक फील्ड एक जगह कंसंट्रेट हो। ठीक है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिले। मेरी बात समझ गए? ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे जो डायग्राम है वो डायग्राम बिल्कुल सेम है थ्योरी एंड वर्किंग जो हमने टॉर्क वाला करा था। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अब उतना टाइम नहीं लगेगा जितना लास्ट टाइम हमको टाइम लगा था। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने कॉइल वैसी बनाई, ये अब सिलेंड्रिकल कॉइल है लेकिन हम उसको समझ रहे हैं रेक्टेंगुलर कॉइल के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड है, मैं बोर्ड पर सिलेंड्रिकल बना नहीं सकता। आपको भी पेपर में कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि आप पेपर में सिलेंडर बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ऐसे ही सोचो कि अगर मान लीजिए एक ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल जब घूमेगी, रेक्टेंगुलर कॉइल जब घूमेगी तो रेक्टेंगुलर कॉइल ना फालतू की ना हवा बनाएगी। हवा समझ रहे हैं? हवा समझ रहे हैं भाई? जब ये यहाँ पर ये एक तरह से ब्लेड है इसका, यहाँ पर एक तरह से ऐसे ब्लेड है, तो ये क्या करेगी, ये ऐसे ना हवा बनाने लगेगी, तो अंदर हवा बनेगी। हवा बनेगी तो उस हवा को बाहर फेंकने के लिए फ़ैन का अरेंजमेंट और करना पड़ेगा। फ़ैन लगाओगे, वो हवा बनेगी उसके अंदर, तो फ़ैन से आपको हवा को बाहर फेंकना पड़ेगा। अननेसेसरीली गैल्वेनोमीटर हैवी होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करा जाएगा, अगर सिलेंडर ही लगा दिया जाए तो सिलेंडर जब गोल गोल घूमेगा, सिलेंडर तो हवा नहीं बना सकता। आप यही सोचिए कि यहाँ पर आपने 4 ब्लेड या 3 ब्लेड का पंखा लगा रखा है, वो घूमेगा तो उसको स्पेस मिलेगा, वो हवा को काटेगा और वो हवा फेंकेगा। यहीं पर आप क्या करें, आप कहेंगे मैं तो पूरा का पूरा ना सर्कुलर ब्लेड लगाऊंगा यहाँ पर, वो घूमेगा। सर्कुलर ब्लेड हवा ही नहीं करेगा, घूमता रहेगा बस, हवा नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए रेक्टेंगुलर कॉइल ना रखकर सिलेंड्रिकल कॉइल लगाई जाती है। ठीक, तो लेकिन डायग्राम में आप रेक्टेंगुलर कॉइल ही बनाकर दिखाएंगे। बेटा हाँ हाँ, स्फीयर लगा दें, स्फीयर भी लगाया जाता है। और जब जो भी बच्चे इंजीनियरिंग में जाएंगे उनको मैं बताता हूँ
सेकेंड ईयर में एक टॉपिक एक सिलेबस में है, और चाहे कंप्यूटर साइंस में जाओ चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जनरली ये दो ही फील्ड्स हैं, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे ये पता नहीं ये कभी रात में बोल पड़ता है, ये आज बड़े दिनों बाद बोला ये। मैंने इसमें देखा भी, किसी बच्चे ने बताया था वॉइस असिस्टेंट कौन होगा, मैंने देखा भी, वो कहीं मेरे को मिला नहीं, मैं तो तेरे को कुछ समझा भी नहीं रहा। हाँ, तो एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अभी आपने पता है क्या पढ़ा है, अभी आपने वेक्टर्स में पढ़ा है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, ठीक है। फिर आपकी पढ़ाई जो है लैपटॉप के बिना तो पूरी होगी नहीं, उसमें आपको क्या है, अभी बिना लैपटॉप के चल रहा है अभी का, इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि तब ये पता चलेगा कि अभी तक मजाक करा गया था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता ही नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता ही स्फेरिकल है, ठीक है। एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ये माना गया जो मतलब बाहर मतलब अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की बात करें, तो सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो रफली अगर देखें तो अर्थ जो है वो स्फेरिकल नज़र आती है। इसका मतलब हमें जो सिस्टम पढ़ना चाहिए ना रेक्टेंगुलर सिस्टम नहीं पढ़ना चाहिए, हमें स्फेरिकल सिस्टम पढ़ना चाहिए। तो उसमें हम बस एक ही कहेंगे कि पूरी दुनिया में कोऑर्डिनेट के नाम पर एक ही चीज़ है, बस रेडियस, बस एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। उसके बाद आप एक पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें होता है आर एल थीटा, ये तीन कोऑर्डिनेट, ये तीन आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और थीटा किस एंगल पर वो घूम रहा है। और एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें होता है आर थीटा और फाई। तो ये दो चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे, तब ये लगेगा यार कितने सुखी थे जब एक्स वाई और जेड था, ठीक है। तो ये बाद में पढ़ने की चीज़ है, होता स्फेरिकल भी है, तो इसलिए कभी मत सोचो इसके बारे में। आगे चलते हैं, हमने वही करा, थ्योरी एंड वर्किंग इसकी क्या है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल को नाम भी बिल्कुल वैसे ही दे दिया, पी क्यू आर एस, इधर हो गया पी, इधर हो गया क्यू, इधर आर और इधर एस, पी क्यू आर एस। और जो ये वाली लेंथ है इसको ए बोल दिया, और जो इधर वाली लेंथ है इसको बी बोल दिया। ये हो गया और बी हो गया। और फिर हमने ये कहा कि क्योंकि इस तरफ नॉर्थ पोल हमने रखा है, इस तरफ नॉर्थ और इधर साउथ, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जाएगा और करंट को हमने माना कि हम करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आई ऐसे और ऐसे, तो फिर से वही चीज़ है कि हमको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो आप समझ रहे हैं कि थंब का अंदर की तरफ, ठीक है। तो इधर फोर्स ऐसे लगेगी अंदर की तरफ, ऐसे इधर अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इधर फोर्स ऐसे लगेगी आगे, ठीक है। इसको मैं दोबारा और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। अच्छा, और फिर दूसरा डायग्राम देखिए, इसी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू, तो इधर बोलेंगे आई अप, यानी कि करंट ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर से देखेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे, अगर ऊपर से ऐसे देखेंगे तो हमें करंट ऐसे ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, इसलिए आई अप लिख दिया। और इधर से देखेंगे तो करंट नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। ये सब असम्पशन है, करंट हमको दिखता नहीं है, करंट की डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फोर्स है ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऊपर देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा होगा, ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा होगा। तो ये फोर्स हमने ऐसे लगा दिया, F4 वेक्टर बोल दिया इसको, और इसको बोला F2 वेक्टर। तो इनको ना फोर्सेस को नाम दे दिए गए थे। इधर P से Q वाला जो फोर्स है इसको F1 वेक्टर, इसको F2 वेक्टर, ये जो इधर से जा रहा है इसको F3 वेक्टर, और जो ये वाला फोर्स है इसको F4 वेक्टर।
इस तरह से नाम दे दिया गया था इनको, F1 F2 F3 F4। अच्छा, और ये वाला डिस्टेंस जैसा टॉर्क पे निकाला था ये sin थीटा, ठीक है। दो इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्सेस हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया a sin। अच्छा, फिर देखिएगा ये वही है रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी है टॉप व्यू ऑफ द लूप, ठीक है। सेम डायग्राम है बिल्कुल जैसे इससे पहले वाले टॉप वाले टॉपिक में हमने करा। अच्छा, अब आगे देखें, हियर वी हैव आई इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल पी क्यू आर एस, ए कॉमा बी साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू बी, ये लेंथ और ये ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द कॉइल, और कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है। उसके बाद ये भी सारा कुछ बिल्कुल सेम है, थ्योरी भी बिल्कुल वही है जो टॉप वाले में करी थी, और चाहे तो कंपेयर करके देख लीजिए। अभी मैं पेज नंबर कहाँ पर हूँ 37 पर, ठीक है। आप वापस से अगर जाएंगे इधर पेज नंबर 34 पर, तो आप देखेंगे डायग्राम सेम है, ठीक है। एम और एस नहीं दिखा रहे, बाकी सब कुछ सेम है, ये वाला डायग्राम भी सेम है। इसके नीचे आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल पी क्यू आर एस, ए बी एरिया ऑफ द कॉइल, थीटा एंगल डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। फिर आगे देखिए कि टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सब कुछ सेम है, एज इट इज बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें नया कुछ नहीं कर रहे हैं। और टाउ इज इक्वल टू लास्ट में क्या लिखा था हमने नीबा साइन थीटा, तो यहाँ पर भी वही है, एन आई बी ए नीबा साइन थीटा। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, मैं सीधा पेज नंबर 38 पर आ रहा हूँ, मैं दोबारा उस कहानी को बता दे रहा हूँ। टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स हम निकाल चुके हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं बताया मैं दोबारा से बता देता हूँ, हमने निकाला था ना आई एल बी साइन थीटा, ये निकाला था। तो इस बार हमारे पास क्या है, आई एल क्या है बी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो भी कैपिटल बी है, और एन है नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स आ गया फोर्स में। तो एन आई बी बी मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था ए साइन थीटा। तो और ये स्मॉल बी इंटू स्मॉल ए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ दिस कॉइल, एन आई बी ए साइन थीटा, ये टाउ हो गया। और जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। किस किस के बीच में बनेगा एंगल, एंगल बनेगा हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और नॉर्मल ऑफ द कॉइल, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमने 90 डिग्री ले लिया, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन 90, साइन 90 मतलब 90। ठीक है जी, एक चीज़ है बस, एक अंतर है हल्का सा, वो आपको समझना है कि वहाँ पर हमने ये बताया था कि टाउ की वैल्यू नीबा साइन थीटा होती है, यहाँ पर सिर्फ नीबा ही बता रहा है, ठीक है। वहाँ नीबा साइन थीटा बताई थी, यहाँ सीधा सीधा नीबा ही बता रहा है। अच्छा, वहाँ ये बताया था कि ये क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब, जब हमारा ये जो थीटा है, ये थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर क्योंकि रेडियल फील्ड मिल रहा है, रेडियल फील्ड का मतलब ये है कि हम किसी भी जगह पर अगर देखेंगे ना, किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ये होगा और उस पर नॉर्मल ये होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना इसका, ये जो पॉइंट है सरफेस का, इस सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा 90 डिग्री ही होगी, समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं टेंजेंट और इसको बोलते हैं नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री ही बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व्ड जो शेप बनाई गई है, उस कर्व शेप से मेरे को क्या मिल रहा है, उस कर्व शेप से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिल रहा है तो मेरे को टॉर्क मैक्सिमम मिल रहा है, और एक ही टॉर्क मिल रहा है, एक ही टॉर्क मिल रहा है, मतलब एक सा ही टॉर्क रहेगा। ये नहीं कि मतलब जरा सा पहले धीरे से मूव करो और फिर एकदम झटके से मूव करना है,
ठीक है, फिर एकदम से रुक गया, ऐसे नहीं होगा। वो ऐसे ही मतलब वो प्रॉपर तरीके से ही मूवमेंट होगा उसका, ठीक है। तो इसलिए एक ही टॉर्क मिलेगा NIPA, ठीक है, जो वहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क के केस में होगा। समझ गए, ठीक है। तो वही चीज़ आगे मेंशन कर रखी है, देख लीजिए। हियर बिकॉज ऑफ रेडियल फील्ड की वजह से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड B वेक्टर इन ऑल पोजीशंस, ठीक है। तो ये हमने कर्व जो सरफेस बनाई है ना, ये नॉर्थ पोल बनाया है हमने, और अगर हम नॉर्थ पोल ऐसा बना देते हैं, ऐसा, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा ऐसा बनाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर लें तो रेडियल ही जाएगा, ठीक है। और रेडियल फील्ड जब भी जाएगा तो वो प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ हमेशा 90 डिग्री ही एंगल होगा, तो इसलिए ये हमने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिया। उसके बाद देखिएगा लेट द टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा। हमने ये माना कि ये जो टॉर्क है ये कॉइल को ऐसा थोड़ी है कि पूरा गोल गोल चक्कर ही लगवा देगा एकदम, ठीक है। तो ये हल्का सा भी अगर मूव करवा रहा है, हल्का सा मूवमेंट भी अगर हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ठीक है रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो लेट द टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा, द रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप इन द कॉइल ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स हमने फॉस्फोर ब्रॉन्ज के लिए जिनकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, उनकी वजह से उसके अंदर एक रीस्टोरिंग डेवलप हो जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर, एंगल पर डिपेंड करेगी, कितना ज़्यादा वो मूव कर रहा है। जितना ज़्यादा वो मूव करेगा उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा वो झटके से वापस आएगा। धनुष बाण को जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ही तेज़ी से आगे जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उतनी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। गुलेल में भी वही सेम एग्जाम्पल, ठीक है। वो जितना इसको ज़्यादा वो आगे टर्न करेगा उतना ही वो ताकत से वापस आएगा। तो टाउ रीस्टोरिंग मतलब रीस्टोरिंग वाला जो टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, यानी कि कितना एंगल पॉइंटर आगे मूव कर रहा है। और फिर क्या करा हमने कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर हम एक इक्वालिटी साइन लगाते हैं, तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, ठीक। तो टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू K अल्फा। ये जो K है ना, इसको टॉर्जन कांस्टेंट बोलते हैं। टॉर्जन का मतलब होता है ट्विस्टिंग, TORSION, टॉर्जन का मतलब होता है ट्विस्टिंग। कितना ये ट्विस्ट हो रहा है, तो ट्विस्टिंग कांस्टेंट ये डिपेंड करता है मटेरियल पर। फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बहुत अच्छा होता है, कोई और मटेरियल ले लोगे उसका खराब होगा, जल्दी टूट जाएगा। Where K is the torsion constant of the springs, that is torque required to produce unit angular twist. In equilibrium position, restoring torque, अब ये मिटा रहा हूँ, पोजीशन रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब जितना वो डिफ्लेक्ट हुआ है भाई उतना रीस्टोर भी हो जाए, तभी उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए गैल्वेनोमीटर के भाई वो करंट हमने चेक करा था, वो थोड़ा आगे हो गया, आगे ही अटक गया, अब उसको ठक 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 हाथ मार के उसको वापस लाना पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रीस्टोरिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ऐसा होना चाहिए। रीस्टोरिंग टॉर्क कितना निकला, K अल्फा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना आया था, निगा NIBA। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, NBA ऑन K इंटू I। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है, यही प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर। अल्फा का मतलब क्या है, कितना डिफ्लेक्ट होगा, कितना एंगल डिफ्लेक्ट होगा। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा करंट, उतना ही ज़्यादा बच के रहने का सर्किट से, ठीक है ना, नहीं तो झटका लग सकता है। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। Thus the deflection produced in the galvanometer coil is proportional to the current flowing through it। फिर अगर करंट निकालना है, अगर
जैसे यहाँ से तो डिफ्लेक्शन निकाला, अल्फा निकाला, अगर करंट निकालना है तो करंट कैसे निकलेगा? I is equal to K upon MBA into अल्फा। ये पूरा कांस्टेंट है, कॉइल का एरिया चेंज नहीं होने वाला। आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स कर रखे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का सवाल नहीं उठता। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल फिक्स है, के कांस्टेंट है। तो ये सारा कुछ कांस्टेंट ही है। इस कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट का नाम दे दिया जी। ठीक है, द फैक्टर जी इज इक्वल टू के अपॉन MBA इज अ कांस्टेंट फॉर गैल्वेनोमीटर एंड इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसको करंट रिडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है तो ये, या फिर करंट रिडक्शन फैक्टर भी बोल देते हैं। और एक टर्म और है इसके लिए, करंट रिडक्शन फैक्टर। एक टर्म और होती है फिगर ऑफ मेरिट। तो देखिएगा, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द करंट व्हिच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑन वन स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर एंड इज गिवन बाय। तो ये जो फिगर ऑफ मेरिट है, आप ये देखिएगा कि इस पूरे को जी बोलते हैं। जी को हम क्या बोल सकते हैं? जी को आई अपॉन अल्फा भी कहा जा सकता है, आई अपॉन अल्फा भी कहा जा सकता है, या फिर जी की वैल्यू है के अपॉन एम बी, ये तो है ही, वही इसको फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं। और फिगर ऑफ मेरिट, ये तीनों टर्म्स याद रखना, कोई भी तीनों में से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी समझ रहे होंगे, अगर कोई भी गैल्वेनोमीटर मामूली सा करंट आने पर भी हल्का सा भी करंट आ रहा है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, कोई अच्छा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, दैट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर काफ़ी सेंसिटिव है। ठीक है ना? तो गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू इट और अ स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। जरा सी वोल्टेज आ जाए या जरा सा भी करंट आ जाए, उसमें भी लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देगा, वही बड़ा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। देखेंगे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो छोटी छोटी दो डेफिनेशंस और हैं ये। तो देखिएगा, करंट सेंसिटिविटी इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। द करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल टू अल्फा अपॉन I, अल्फा अपॉन I, ये करंट सेंसिटिविटी है। अल्फा हम जानते हैं कितना होता है, MBA अपॉन K। ये पूरा अल्फा है 1 अपॉन I, और अल्फा की जगह लिख दिया MBA इंटू I अपॉन K। तो I से I कैंसल आउट हो गया, तो IS को MBA अपॉन K भी बोला जा सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। फिर है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो जैसे करंट सेंसिटिविटी में क्या करा था, अल्फा डिवाइडेड बाई I, ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या करेंगे, अल्फा डिवाइडेड बाई V। It is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit potential difference is applied across its ends. So Vs is equal to alpha upon V. Alpha upon V. V क्या है, IR, alpha upon IR. सीधी सी बात है, alpha upon I था, तो V upon K, और डिनोमिनेटर में बस R ही तो आ रहा है, MVA upon KR। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। उसके बाद देखिएगा कि कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ये पूरा नोट करिए। अभी आया factors on which sensitivity of a moving coil galvanometer depends। तो सेंसिटिविटी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है?
पहला देख लीजिए, ये सीधा इसके फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स एंड इन इट्स कॉइल एंड पर डिपेंड कर रही है। सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी दो तरीके की है, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी है, सॉरी वोल्टेज सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो दोनों में ही आ रहा है, तो एन पर डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों में ही आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। थर्ड है एरिया ऑफ द कॉइल, तो ए पर डिपेंड कर रहा है। और फिर है टॉर्जन कांस्टेंट के ऑफ द कॉइल, तो टॉर्जन कांस्टेंट के पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें तो आपको कुछ समझ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये एन बी ए और के इन पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद देखें factors by which sensitivity of a moving coil galvanometer can be increased. वेट करिए। वैसे थोड़ा सा ही बचा हुआ है अभी करवा रहा हूँ। इसमें देखिएगा फिर है फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों पॉइंट्स भी बड़े आसान हैं। तो इसकी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाकर, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ाकर और टॉर्जन कांस्टेंट घटाकर, वही सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। by increasing the number of turns and of the coil, second by increasing the magnetic field B, जो भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। थर्ड है by increasing the area A of the coil, by decreasing the value of the torsion constant K, ठीक है। और फिर इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, न्यूमेरिकल्स, और हमारा 2 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं कि जिसमें हमको इसको एमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये करवाता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही कर दीजिए।